वाला बोर्ड का चैप्टर जो था वो परमाणु संरचना पदार्थ, चैप्टर 4 परमाणु संरचना, ये चैप्टर को हमने शुरू किया था और उसमें हमने बताया था कि परमाणु को किस प्रकार से विभाजित किया गया और उसके विभाजन के बाद दो प्रकार के कण प्राप्त हुए। ठीक है, पहले प्रारंभिक तौर पर शुरू में जब प्राप्त हुआ वहाँ तक हमने बताया कि उसमें दो प्रकार के कण निकले थे, जिसमें एक का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया था और दूसरे का नाम प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के रूप में हमने बताया था कि थॉमसन का नाम आता है, जे थॉमसन का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन का खोज हुआ, जिसमें हमने बताया था कि प्रोटॉन के खोज में मूल रूप से गोल्डस्टीन का नाम आया था। ठीक है, लेकिन इसमें साथ में रदरफोर्ड का भी नाम जोड़ा जाता है क्योंकि प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। उसके बाद हमने जब ये सब दो कण का खोज हुआ तो हमने बताया कि फिर यहाँ पर एक विषय होने लगा कि ये दोनों कण परमाणु के अंदर में कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते हैं। तो इसके बारे में एक शेप बना करके बताया जाने लगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के अंदर में कैसे रहते हैं। उसमें सबसे पहले थॉमसन ने ही शुरू किया कि परमाणु कैसा होता है, उसके अंदर परमाणु माने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे रहते हैं, वो इसने ही बताना शुरू किया। तो इसने एक मॉडल दिया जिसका नाम है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। हालांकि इसको थोड़ा पढ़ना है हमको, लेकिन बाद में इसमें कुछ खामियां रहा, जिसके बाद फिर एक नया मॉडल बना जिसको हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हालांकि बाद में ये भी पता चला कि उसमें भी कुछ खामियां हैं, लेकिन इनके जो प्रयास थे वो बिल्कुल असफल सब नहीं थे। जैसे थॉमसन का प्रयास थोड़ा सा ज़्यादा असफल था, लेकिन रदरफोर्ड ने जो प्रयास किया वो बहुत ज़्यादा हद तक सफल था। उसके ही मॉडल को थोड़ा सा और सुधार किया, जिसमें बोर नामक वैज्ञानिक ने, तो फिर हमको बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ना पड़ता है। और फिर इसमें भी कुछ खामियां था, और सबसे बड़ी जो खामियां था कि ये जब तक ये तीन मॉडल बना था तब तक एक्चुअली सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कण का ही पता चला था। बाकी जो न्यूट्रॉन के बारे में जो पता चला वो इन तीनों मॉडल के दिए जाने के बाद पता चला। इसलिए ये अपने आप में, चूंकि उस समय तक न्यूट्रॉन का चर्चा ही नहीं हो पाया था, इसलिए ये तीनों मॉडल अपने आप में इनकम्प्लीट हो गए। मैंने पूरी तरह से गलत नहीं बोले, लेकिन गलत हो गए। और फिर तब उसके बाद मॉडल एटॉमिक मॉडल चला। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक एक करके सभी मॉडल्स के बारे में समझना पड़ेगा कि थॉमसन्स मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या होता है, बोर का एटॉमिक मॉडल क्या होता है, और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल क्या होता है। फिर हमको ये समझना है कि इन सबों में क्या क्या कमियां थी जिसके चलते दूसरा मॉडल आया और किस प्रकार से आया। तो सबसे पहले हम थॉमसन का बात करते हैं। थॉमसन साधारणतः उस समय तक प्रोटॉन के भी प्रॉपर खोज के बारे में उस समय तक हुआ नहीं था। प्रोटॉन नाम से खोज नहीं हो पाया था उस समय तक जब तक थॉमसन ने। लेकिन थॉमसन एक इस प्रकार से सोचे थे कि जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला एक पार्टिकल अगर परमाणु के अंदर होता है तो निश्चित तौर पर एक धनावेशित कण भी परमाणु के अंदर होना चाहिए, और जिसका रदरफोर्ड ने बाद में प्रयोग करके समझाया कि सही है ऐसा। ठीक है, तो इसलिए उस समय तक सिर्फ ये सोचे थे कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, मतलब ऋणावेशित कण के साथ साथ एक धनावेशित कण भी उचित संख्या में परमाणु के अंदर होना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर थॉमसन ने परमाणु के बारे में मॉडल दिया। तो इसने कहा थॉमसन ने कि मुख्य रूप से थॉमसन का जब हम बात करते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल का बात करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं है, दो तीन बातें मुख्य। ये कहा एक तरह से गोलाकार होता है। हालांकि गोलाकार का मतलब पूरी तरह से गोल होता है ऐसा भी नहीं, बाद में हम लोग को पता चलेगा कि इसमें कुछ अंतर है शेप में, लेकिन उस समय तक उसने कहा कि लगभग परमाणु जो है गोलाकार होता है। और इसने एक आकार निर्धारित किया अर्धव्यास के आधार पर। लगभग इसका अर्धव्यास जो है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास आता है, मतलब जिसका परिमाण है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इसको, ठीक है। तो इतना इसका अर्धव्यास के रूप में आएगा। ये परमाणु गोलाकार होता है। ये दो बातें हो गया। उसके बाद इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहता है, कहाँ रहता है, तो ये बड़ा सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में समझा दिया कि जैसे हम लोग
माने ऐसे शब्द जानते हैं, तरबूज जानते हैं, तरबूज जैसे गोलाकार होता है और उसके अंदर में जिस प्रकार से दाने उसके जो बीज जो होते हैं वो जिस प्रकार से फैले होते हैं, ठीक वैसे ही परमाणु गोलाकार होता है और उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन और धनावेशित कण है, उस समय तक धनावेशित कण बार बार बोल रहे हैं कि उस समय तक प्रोटॉन शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और एक धनावेशित कण उसी प्रकार से फैले होते हैं। मतलब ये परमाणु अगर गोलाकार है तो इसमें एक कण प्लस वाला है, फिर कहीं पर माइनस वाला है, फिर कहीं पर प्लस वाला है, इस प्रकार से फैला हुआ बताए थे। और इसीलिए और ये एक प्लम पुडिंग का उदाहरण भी दिए थे, तो इसलिए तरबूज का उदाहरण समझ सकते हो, जिसमें तरबूज जिस तरह से बीज उसमें होता है, जिस तरह से फैला हुआ, उसी तरह से या जिस तरह से व्यवस्थित होता है, जिस तरह से रहता है, उसी को आधार बना करके इन्होंने समझाया था कि जैसे तरबूज के अंदर में बीज होते हैं, ठीक वैसे ही परमाणु के अंदर में धनावेशित कण और ऋणावेशित कण एक के बाद दूसरे क्रम से वैसे ही भरे होते हैं, अंदर एक से ज़्यादा कण होते हैं। तो और इसी तरह से एक प्लम पुडिंग का भी उदाहरण दिए थे, ठीक है। इसीलिए ये थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो इस प्रकार से थॉमसन ने बोला, मूल बात क्या आ गया कि परमाणु गोलाकार होता है जिसमें जो कण है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और प्रोटॉन धनावेशित कण हैं वो एक के बाद दूसरे माने फैले होते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तरबूज या प्लम पुडिंग में बीज उसके फैले होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन ऐसे मॉडल इस प्रकार से जो इन्होंने मॉडल दिया, तो बाद में रदरफोर्ड एक प्रयोग कर रहे थे। तो रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उन्होंने क्या प्रयोग किया। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या किया इन्होंने कि एक सोने का पतला पत्थर लिया, लगभग 100 mm माने mm 100 mm का एकदम महीन फॉइल सोने का पतला पत्थर लिया और उस पतले पत्थर पर, जैसे ये सोने का पतला पत्थर लिया और इसके ऊपर इन्होंने एल्फा किरण का बम्बार्डमेंट कराया, एल्फा किरण का आघात कराया। हम यहां से पहले चित्र बना लेते हैं। ये एल्फा किरण का आघात कराया, ठीक है। और इसके किनारे किनारे उन्होंने कुछ विद्युत धनात्मक या एक तरह से कहें कि आवेश मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का भी प्रयास किया। तो उसके लिए नहीं, यहाँ पर चित्र समझेंगे क्या कि इस प्रकार से एक फाइल लिया और इसमें एल्फा किरण, एल्फा रेज, एल्फा किरण, एल्फा किरण क्या होता है उसको एक बार समझ लेते हैं। एल्फा किरण में, एल्फा रेज में एल्फा पार्टिकल होते हैं, माने कण होते हैं। ये किरण है जिसमें ढेर सारा एल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ये एल्फा पार्टिकल एक्चुअली रेडियो एक्टिव सबस्टांस, रेडियो एक्टिव सबस्टांस मतलब रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाली किरणें होती हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ नाम सुने होंगे, जैसे यूरेनियम है ना, ये एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं। और इन रेडियो सक्रिय पदार्थ की एक विशेषता होती है कि इनसे 3 प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं, जिसमें एक का नाम होता है अल्फा, दूसरे का नाम होता है बीटा और तीसरे का नाम होता है गामा। तो अल्फा किरण जो निकलता है उसमें से वो धनावेशित किरण होता है, धनावेशित किरण, और उसमें जो कण पाए जाते हैं उसको कहते हैं हम अल्फा कण। और उस कण पर आवेश होता है +2, माने एक तरह से अगर प्रोटॉन से बाद में हम तुलना कर लेके देखें तो जितना प्रोटॉन पर आवेश है उसका डबल आवेश होता है, और जितनी प्रोटॉन की मात्रा होती है उससे 4 गुना उसकी मात्रा होती है। किसकी मात्रा? अल्फा पार्टिकल की मात्रा। और ये अल्फा पार्टिकल अल्फा रे में गुजरता है, इसका यहाँ पर बम्बार्डिंग कराया, मतलब पूरा बौछार कराया इसके ऊपर में सोने के पतले पत्थर को लेकर। तो इसमें देखा गया कि कुछ जो है
इसमें से ज्यादातर जो अल्फा रेज आ रहा है इधर से वो सीधा पार कर जा रहा है, ज्यादातर पार कर जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ जो है किनारे की तरफ विक्षेपित भी हो रहा है, और कुछ ऐसा भी हुआ है कि एकदम इंस्टेंटली इधर की ओर मतलब वापस की ओर आ गया है, जिधर से जा रहा था उधर ही रिफ्लेक्ट हो गया है, ऐसा भी देखने को मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं कि इधर से जो जा रहा है तो यहाँ पर मूल रूप से जो कितने किरण हैं, कितने डाल रहे हैं वो सब देखना नहीं है, मूल रूप से क्या देखना है कि इसमें से बहुत सारा ज्यादातर किरणें जो है वो क्या हुआ कि इस जो सोने का पतला फॉइल था उस फॉइल में से सीधा पार कर गया, कहीं कोई रुकावट नहीं हुआ, आर पार हो गया ज्यादातर में। और कुछ किनारे की तरफ विक्षेपित हो गया, और कुछ ऐसा हुआ जो पूरी तरह से वापस भी आ गया, मतलब यहीं से विक्षेपित होकर के इधर की ओर घूम गया, क्या समझे। तो इस प्रकार से कुछ इसमें से अल्फा किरण ज्यादातर अल्फा किरण सीधा पार कर गया, कुछ किनारे की तरफ विक्षेपित हुआ और कुछ बीच से ही लौट गया। तो इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने कई प्रकार के निष्कर्ष निकाले। उसमें निष्कर्ष क्या निकला उसको हम लोग एक बार समझते हैं, वाच करते हैं। क्या क्या हुआ कि बहुत सारा अधिकांश, इसको हम लिख करके देखते हैं, अधिकांश अल्फा किरण सीधा पार कर गए, किससे, फॉइल से। जब इसे सीधा पार कर गया तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला, इससे निष्कर्ष एक एक लाइन का निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं। इससे निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब कि अधिकांश भाग खाली है, ठीक है। दूसरा कि कुछ किनारे की तरफ विक्षेपित हुआ, किनारे की तरफ विक्षेपित हुआ। दूसरा क्या हुआ कि किनारे की तरफ विक्षेपित हुआ, थोड़ा सा विक्षेपित हुआ। इसका मतलब है कि किनारे की तरफ कोई न कोई उसको आकर्षित कर रहा होगा, उस प्रकार का कोई आकर्षण बल लग रहा होगा। तो वहां पर समझा गया कि किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दूसरा डिस्कस हो गया। तीसरा बात इन्होंने देखा ये जो वापस हो गया एकदम बिल्कुल बीच से, लेकिन वापस हुआ इतना कम वापस हुआ है कि लगभग 20,000 में से एक आध किरण जो है उसमें से देखा गया कि बीच से ही वापस लौट जा रहा है। तो उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बीच में, तीसरा बात क्या हुआ कि बहुत कम किरणें माने वापस हो जा रही है, वापस हो जा रही है, ठीक है। तो इससे इन्होंने क्या सोचा, इससे इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि वो जो बीच वाला भाग है वहां से वापस हो रहा है, और इसका मतलब कि वहां पर वापस करने के लिए उल्टा तरफ से धक्का कोई लगा रहा है। तो ये चूंकि देखिए ये प्लस आवेशित है, और अगर इधर आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर कोई न कोई प्लस वाला होगा तभी तो धक्का दे रहा है। इसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बिल्कुल मध्य भाग में धनावेशित कण है, हो गया। अब देखिए तो इसका मतलब इससे इन्होंने परमाणु के आकार में 3 बातें निकाल करके सामने लाया। पहला कि परमाणु, ये जो मॉडल थॉमसन ने दिया था उसमें गलतियां तो हुई, लेकिन मूल जो बात आया कि गोलाकार होता है, इसको इन्होंने भी नहीं काटा। गोलाकार होता है सही है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है उसके बारे में इन्होंने तर्क दिया, और प्रयोग करके इन्होंने तर्क दिया। जो निष्कर्ष निकाला वो इस प्रकार से कि परमाणु तो गोलाकार होता है, वो ठीक है जो थॉमसन ने कहा था, लेकिन इसमें अधिकांश भाग खाली होते हैं। पहला बात क्या हुआ, अधिकांश भाग माने बीच में अधिकांश भाग खाली होते हैं, और किनारे किनारे कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और तीसरा बात हो गया कि मध्य भाग में क्या होता है, धनावेशित कण होते हैं। इसका मतलब बीच वाला भाग हो गया धनावेशित कण, और उसका आकार बहुत छोटा है, लेकिन परमाणु का जो वजन जितना है उसमें से अधिकतम भार यहीं पर केंद्रित है, बीच में। तो इस बीच वाले भाग का इन्होंने नाम दिया केंद्रक या नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक है। इसलिए इसके आधार पर अगर देखा जाए तो रदरफोर्ड ही है तो सबसे पहले परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है,
वो इन्होंने पहचाना, और इसमें धनावेशित कण पाए जाते हैं, ये इन्होंने बताया। और इलेक्ट्रॉन दूसरा हो गया कि किनारे पर होता है, लेकिन किनारे पर ऐसे कैसे रहेगा, जैसे ये तो बीच में है, इन्होंने इसको बोला कि ये अस्थिर अवस्था में बीच में रहता है, लेकिन अगर बाहर में अगर इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो एक सामान्य समझ के आधार पर इन्होंने बोला कि ये अस्थिर अवस्था में यदि रहेगा तो संभव नहीं रहना, ये निश्चित तौर पर गतिशील अवस्था में रहता है। और इन्होंने बोला कि बीच में केंद्रक में प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है एक निश्चित पथ पर गोलाकार रूप में कप केंद्रक मतलब नाभिक के चारों तरफ घूमता है। इसके घूमने के कारण दो प्रकार की बल की सृष्टि होती है। जैसे आप लोग देखिएगा कि सामान्य तौर पर एक कोई धागा में एक पत्थर का टुकड़ा बांध करके और हमको यूं अगर उंगलियों से हम लोग घुमाते हैं तो वहां पर दो बल एक साथ कार्य करता है। एक जैसे वो पत्थर का टुकड़ा कहीं से ऐसे छूट गया तो वो क्या होता है, इधर की ओर चला जाता है, और एक उसको रोकने के लिए इधर की ओर बल लगता है। तो यहाँ पर जब भी कोई चीज घूम रहा होता है तो वहां पर दो बल लगते हैं, एक बल बाहर की ओर और एक बल ये अंदर की ओर। तो ये कहलाता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल, केंद्रा अपसारी बल और केंद्रा अभिसारी बल, ठीक है। केंद्र की ओर लगने वाला बल, और ऐसी सिंपल भाषा में अगर हम समझ लें कि ये इधर की ओर जो लग रहा है वो हो गया केंद्र की ओर लगने वाला बल, और ये क्या हुआ, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। सरल रेखीय दिशा में होता है, वृत्त के स्पर्शक के सरल रेखीय दिशा में ये होता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के बल लगते हैं। इसी दो प्रकार के बल के कारण इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, और ये दो प्रकार का बल आता कहां से, उस पर थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये जो प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों में जो आकर्षण लग रहा है इसके कारण ये केंद्र की ओर खिंचाव आता है, और ये जो घूम रहा होता है इसकी गतिशीलता के कारण ये बाहर की ओर एक सरलरेखीय गति लग रहा होता है। तो दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इसलिए हमेशा वैसे ही घूमते हुए रहता है इसके बाहर, किसके बाहर, केंद्र के बाहर। और इसका नाम इन्होंने कक्ष रखा। कक्ष मतलब सेल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल के उलट एकदम गलत करते हुए इन्होंने बताया कि परमाणु गोलाकार होता है, इस बात को स्वीकार किया इन्होंने, लेकिन साथ में इन्होंने बोला कि परमाणु जो गोलाकार होता है इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। मुख्य दो भाग हो गए। एक भाग क्या हुआ, कक्ष कहलाया, एक भाग पहले क्या कहलाया, केंद्रक कहलाया, और दूसरा भाग कक्ष कहलाया। केंद्रक क्या हुआ, जो परमाणु के बिल्कुल मध्य में धनावेशित कणों का जगह होता है, जहां पर धनावेशित कण रहते हैं। और कक्ष क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कक्ष और केंद्रक की कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में दिया। यहाँ तक क्लियर है। तो थॉमसन का मॉडल के बाद हमने रदरफोर्ड का मॉडल समझा, लेकिन कुछ रदरफोर्ड के मॉडल में इसकी व्याख्या में कमी रह गई। व्याख्या में किस प्रकार की कमी रह गई, उस कमी को भी हम लोग समझते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, यहाँ पर इसके अंदर में अगर घूम रहा है तो सामान्य एक बात है कि यदि यहाँ पर आकर्षण लग रहा है, जैसे यहाँ माइनस है और ये प्लस है, इसके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, चुंबकत्व का बल काम करता है, कई प्रकार के विद्युतीय आवेश का बल काम करता है। तो कई प्रकार का जो बल काम करता है, उस बल के कारण कहीं न कहीं इसकी ऊर्जा, जैसे गतिशील है, घूमते घूमते जा रहा है, तो उसकी ऊर्जा का क्षय होने की संभावना होती है। मतलब क्षय होना मतलब कम होने की संभावना होती है। और यदि कम हो तो सोच सकते हैं कि जैसे मान लो ये हमने कहा कि एक आकर्षण बल के कारण माने घूम तो रहा है, लेकिन एक आकर्षण बल यहाँ बीच में काम करता है। ऐसे में यदि घूमते घूमते किसी न किसी तरह से इसकी गतिज ऊर्जा में कमी आ सकती है, और अगर आता है तो इसके कक्ष के आकार में कमी हो जाएगा और अंततः हो सकता है कि केंद्र में आकर के गिर जाए। किंतु ऐसी घटना परमाणु के संदर्भ में प्राकृतिक तौर पर होता नहीं है, तो नहीं होता है। लेकिन इसकी व्याख्या कि किस प्रकार से इसके गतिज ऊर्जा में कमी नहीं होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा स्थायी रूप में इसका बना हुआ रहता है, और कि इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में घूमता है, इसका कुछ फिक्स एक वर्णन और कितने कक्ष हो सकते हैं, इन सबों के बारे में पूरी तरह से व्याख्या और कुछ एक और बातों की व्याख्या रदरफोर्ड ने नहीं की, ठीक है, जिसके चलते रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां पाई गई।
लेकिन जितना इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके और जो रिजल्ट निकाला है उसमें बहुत हद तक एक पॉजिटिव दिशा था। जिसके बाद बोर नामक वैज्ञानिक ने दिया बोर एटॉमिक मॉडल। हालांकि बोर ने कोई नया मॉडल नहीं दिया, रदरफोर्ड के जो मॉडल जितनी बातें था इसमें सब बात को इन्होंने पक्ष में रखा, उसी के पक्ष में रहा, लेकिन कुछ एक बात अपनी तरफ से इन्होंने जोड़ा कि ये जो हमने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है तो इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। मैक्स प्लांक या अन्य लोगों का जो मैग्नेटिक थ्योरी दिया हुआ था उस थ्योरी को कॉन्सेप्ट बना करके और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल करके इन्होंने बताया कि ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा होता है कक्ष में, तो जिस कक्ष में घूम रहा होता है उस कक्ष की ऊर्जा हमेशा निश्चित होती है, कभी उसकी घटती बढ़ती नहीं है। इसलिए इस कक्ष का नाम भी इन्होंने रख दिया एनर्जी लेवल। ठीक है, ऊर्जा स्तर। हाँ, ये बात है कि अगर केंद्र के नजदीक वाला जो है कक्ष अगर कोई, तो उसका ऊर्जा लेवल ऐसे अगर दूर वाला की अपेक्षा हम देखेंगे तो कम होगा, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, इसमें गतिज ऊर्जा कम होगा। ऐसा उन्होंने इस प्रकार से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं परमाणु के अंदर में वो अलग अलग कक्षों में बटे होते हैं, माने एक कक्ष में नहीं रहते हैं। और उसका कक्ष की संख्या इन्होंने निर्धारित किया कि लगभग कक्ष की संख्या 7 होता है, जिसमें पहला कक्ष का नाम रखा K और इस प्रकार से आगे बढ़ा। लेकिन इसमें फिर इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में कितना होगा पूरा बंटवारा नहीं कर पाए, पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके लिए बोर के साथ में एक सहयोगी वैज्ञानिक बोर बरी, और इन्होंने एक स्कीम दिया जिसको कहते हैं बोर बरी स्कीम। इस स्कीम के तहत बोर के साथ में ही ये वैज्ञानिक मिलकर के इन्होंने स्कीम बनाया और उस स्कीम के तहत इन्होंने बताया कि किसी कक्ष में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसका एक संख्या फिक्स है। उसके अनुसार से हम यहाँ पर इसको एक बार इरेज कर दे रहे हैं तो फिर बोर बरी स्कीम को समझेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बोर बरी स्कीम क्या है। तो इन्होंने माने बोर के साथ बरी नामक वैज्ञानिक मिलकर के परमाणु का एक परफेक्ट मॉडल बनाने का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि केंद्रक के बाहर जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसकी संख्या फिक्स है, उसकी संख्या अधिकतम 7 होती है। कक्ष की संख्या अधिकतम 7 होती है और उसमें केंद्रक के निकट वाला कक्ष का नाम रखा K, मतलब पहला कक्ष का नाम यहीं से शुरुआत होगा। पहला कक्ष का नाम होगा K, दूसरा कक्ष का नाम होगा L, तीसरा कक्ष का नाम होगा M, चौथा कक्ष का नाम होगा N और उसके बाद इसी प्रकार से पांचवा का MN हो गया, O और P और Q। तो 7 कक्ष हो गया कैपिटल में होगा। तो पहला कक्ष का नाम हो गया K, फिर L, फिर M, N, O, P, Q, 7 को हुआ। देखिए एक कक्ष 2 3 4 5 6 7, तो अधिकतम 7 था। अधिकतम 7 बोलने का मतलब हुआ कि सभी परमाणु में 7 कक्ष नहीं होते, 1 से लेकर के 7 तक हो सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जैसे परमाणु में 1 कक्ष होते हैं, हीलियम जैसे परमाणु में 1 कक्ष होते हैं, और किसी में 2 कक्ष होते हैं, किसी में 3 कक्ष होते हैं, किसी में 4, और अधिकतम कितना हो सकता है 7 कक्ष हो सकता है। और इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक निर्धारित तरीके से बंटवारा होता है। वो क्या है, तो इस प्रकार से उसके लिए उन्होंने कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करने के लिए उसने एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया?
2n²। ये 2n² में क्या होता है, n का मतलब हुआ कक्ष की संख्या। मतलब जैसे कि पहला कक्ष के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, के लिए, तो इलेक्ट्रॉन उसमें कितना हो सकता है, अधिक से अधिक। तो ये इससे निकलेगा 2 इंटू पहला कक्ष मतलब 1, पहला कक्ष मतलब 1 कक्ष, तो 2 इंटू 1² मतलब 2 हो जाएगा। दूसरा कक्ष के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 4 गुने 8 हो गया। तीसरा कक्ष के लिए बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 गुने 2 का क्यूब, सॉरी 3 का स्क्वायर, तो ये 18 हो जाएगा। चौथा कक्ष का बात करें हम, ठीक है, तो 2 गुने 4 का स्क्वायर मतलब 32। अभी तक सामान्य तौर पर तो इस प्रकार से क्या हुआ कि पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक हो सकता है, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक हो सकता है, तीसरा में 18 और चौथा में 32। अभी तक प्रयोग से पाया गया है कि 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में होते नहीं, ठीक है। और साथ ही इसने एक स्पष्टीकरण दिया कि कोई अगर अंतिम कक्ष है तो इसमें कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। बड़ा करके कट कर दिए, माने 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, मतलब हमेशा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अंतिम कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्ष में 8, तीसरा में 18 और चौथा में 32, और इस प्रकार से अंतिम कक्ष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसी को आधार बना करके फिर हम लोग बाद में सीखेंगे कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, वो बाद में। तो अभी ये क्लियर क्या हुआ, बहुत बड़ी स्क्रीन के अनुसार से हमको पता चला कि परमाणु के अंदर में कितने अधिकतम कक्ष होते हैं और उस कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, ये बताया था बोर बड़ी स्कीम के अनुसार से। तो इस प्रकार से हमने बोर एटॉमिक मॉडल देखा, फिर बोर बड़ी स्कीम देखा इसमें सुधार के लिए। लेकिन यहां तक जब तक प्रयोग हुआ था तब तक हम क्लियर कर दें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही खोज हो पाया था। ये जो बोर बड़ी स्क्रीन वगैरह बोर का मॉडल जो बना था लगभग 1921 के आसपास में, 20-21 के आसपास में बना था। लेकिन बाद में 1932 के करीब न्यूट्रॉन का खोज हुआ। न्यूट्रॉन का खोज में जेम्स चैडविक का माने योगदान है। जेम्स चैडविक, ठीक है। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के पतले पत्थर पर जिस तरह से देखो, जैसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया वैसे ही उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया कि अल्फा किरण का बेरिलियम के पत्थर पर आघात कराया, जिसके आघात के परिणाम स्वरूप एक नए प्रकार का कण निकला जिसका नाम दिया गया क्या, न्यूट्रॉन। और जैसे न्यूट्रॉन का खोज के लिए फिर अलग से हम देखेंगे, लेकिन जैसे न्यूट्रॉन का खोज हुआ, चूंकि हम यहाँ मॉडल क्लियर कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन के खोज होने के बाद यहाँ तक के जितने मॉडल दिए हुए थे ये सारे मॉडल में से अपने आप कमियां आ गई, क्योंकि उस समय तक न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था और न्यूट्रॉन की स्थिति परमाणु में कहाँ होती है ये स्पष्ट नहीं हो पाया था। और इसलिए तब फिर बाद में एक नया मॉडल बना जिसको कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल में ये जितने भी प्रयोग किए थे रदरफोर्ड को, उसने उसके एक्सपेरिमेंट और उसके निष्कर्ष को माना, बोर्ड के निष्कर्ष को माना, बोर बड़ी योजना को माना। इसका मतलब ये जितना भी बात था इसको इसने स्वीकार किया, इसमें कोई गलती नहीं हुआ, सिर्फ इसमें एडिशन हुआ, एक जोड़ हुआ कि वो केंद्रक जो परमाणु के अंदर में, ये सारा मॉडल उसी प्रकार से, लेकिन परमाणु के अंदर में जो केंद्रक है उस केंद्रक में 2 प्रकार के कण पाए गए, मतलब एक तो न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब कि केंद्रक में पहले यहां तक क्या बोला गया कि सिर्फ प्रोटॉन केंद्रक में रहता है, धनावेशित कण केंद्रक में रहते हैं। लेकिन बाद में जब जेम्स चैडविक ने खोज किया न्यूट्रॉन का, तब ये पता चला कि न्यूट्रॉन भी केंद्रक में ही रहते हैं और प्रोटॉन के साथ रहते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से कक्ष में घूमते हैं, पहला में 2, दूसरा में इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके जो घूमते हैं, तो इस प्रकार से घूमते हैं। लेकिन ये अंदर में जो रहने वाले कण हैं केंद्रक में, वो 2 कण हो गए, एक हो गया न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, और इन दोनों को मिला करके नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से मॉडल क्लियर हो गया
थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर्ड का मॉडल और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में हमने बोला कि बाकी जितने मॉडल्स हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए इसमें सिर्फ यही बताया गया कि केंद्रक में और न्यूट्रॉन भी साथ में रहता है और वो केंद्रक में दोनों कण उपस्थित साथ में रहते हैं। साथ में एक बात और बताया गया इसमें कि धनावेशित कण चूंकि प्रोटॉन एक से ज्यादा अगर है और केंद्रक के अंदर रहता है, तो जैसे सामान्य तौर पर अगर हम कूलम्ब के नियम के अनुसार से जानते हैं कि अगर दो धनावेशित कण या दो पदार्थ अगर धनावेशित एक साथ अगर एक जगह रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर इसके अंदर में 10 प्रोटॉन है केंद्रक के अंदर में, तो अगर 10 प्रोटॉन है तो कैसे ये 10 प्रोटॉन आपस में सट करके एक जगह रहते हैं, ये प्रश्न का समाधान भी इसमें देने का, इस मॉडल में देने का प्रयास किया गया। इसके अनुसार से इन्होंने इस मॉडल में बताया गया कि केंद्रक के अंदर में एक खास प्रकार का ऊर्जा और एक खास प्रकार का बल कार्य करता है, जिस बल का नाम है नाभिकीय बल। ठीक है, ये नाभिकीय बल एक्चुअली बताया गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नामक जो दो कण हैं वो आपस में बदलते रहते हैं और आवेशों का कुछ स्थानांतरण करते रहते हैं। कुछ आवेशों के स्थानांतरण के कारण वहां पर एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल सृष्टि होता है। कहां? केंद्रक के अंदर में। उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। और वो नाभिकीय बल ही केंद्रक के कणों को आपस में जोड़े रहता है और वहां पर जो ऊर्जा कार्य करता है उस ऊर्जा का नाम होता है क्या? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो आज का जो इस वीडियो में हम यहाँ पर मॉडल को समझे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो कुछ केंद्रक के अंदर में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या निर्धारित करता है परमाणु संख्या का, फिर मात्रा संख्या समझेंगे और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। ये अगले वीडियो में।